हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ऑलरेडी मैंने 2 क्लास बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ले लिया हूँ। आज हमारा 3rd क्लास है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। तो प्रीवियस क्लास में मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े, जैसे कि पहले क्लास में मैंने पढ़ा था कैपिटल, गुड्स, ड्राइंग, पढ़े थे ना, एंट्री, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ये सब हमने पहले क्लास में पढ़ा। दूसरे क्लास में हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंसेस, इनकम, रिवेन्यू, इन सब के बारे में मैंने सेकेंड क्लासेस में डिस्कस किया। आज के क्लास में कुछ नए नए टर्म हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे परचेजेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, रीवेट, इन्वेस्टमेंट, इन सब टर्म को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मैं आपका ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है ये है वाराणसी में लंका पे। आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे गुडविल एडुकेयर, आ जाएगा। लंका पे जब आप रविदास गेट के पास आएंगे ना, तो गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लेफ्ट में लंका थाना है। थाना के जस्ट बगल वाला जो बिल्डिंग है सट्टे थाना के, वो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारा ऑफलाइन बैच 11th कॉमर्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। नया बैच है, अभी जस्ट 2 दिन हुआ है स्टार्ट किए हुए। एक मॉर्निंग में है 9 से 11 में, दूसरा है इवनिंग में 4:30 to 6:30, और एक इवनिंग में स्टार्ट हुआ है जस्ट कल ही 5:30 to 7:30। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी सीट अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं टर्म स्टार्ट करता हूँ बेसिक के। इससे पहले कुछ बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस। बच्चे मैं BHU मेन कैंपस से BCom और MCom किया हूँ। इसके बाद मैं B.Ed क्वालिफाइड हूँ और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। JNV का नाम जानते हो ना, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के हमसे 95%, 96%, 98% मार्क्स लाते हैं। CBSE बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो आप भी अगर ऐसा मार्क्स लाना चाहते हैं, या आपका टारगेट है BHU और DU में एडमिशन पाना, CA क्रैक करना, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार हमसे पढ़ेंगे तो आपका एम फुलफिल हो जाएगा। चलिए टर्म स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, आज हमारा टर्म जो है वो है परचेजेज। देखिए यहाँ पे मैंने परचेज नहीं लिखा है, परचेजेज, लास्ट में SES लगा है। तो परचेजेज क्या होता है? द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली। जब भी आप बिजनेस में गुड्स खरीदोगे तो उसके लिए आप परचेजेज वर्ड यूज करेंगे। जब भी बिजनेस में गुड्स खरीदेंगे तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेज। The term purchases is used for the purchase of goods only, not the purchase of fixed assets. Fixed assets खरीदेंगे जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो एसेट्स खरीदेंगे, तो जो एसेट्स खरीदेंगे उसका नाम लिखिएगा। बट गुड्स खरीदेंगे तो उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज करेंगे। तो देखो मैंने लिखा है द टर्म purchases is used for the purchase of goods only, not the purchase of fixed assets। जैसे मान लो जब आप जर्नल एंट्री करोगे, ध्यान देना मेरी बातों पे, जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे जर्नल, तो जर्नल के टाइम में क्या होगा, जब भी आप गुड्स परचेज किए तो आप उस समय परचेजेज अकाउंट डेबिट करते हो। क्यों डेबिट करते हो, सब बात की बात है। अभी मैं बस बता रहा हूं कि जब भी गुड्स खरीदते हैं तो उस समय आप परचेजेज वर्ड यूज करते हैं गुड्स खरीदने के लिए। इसी के जगह पे जब आप कोई असेट्स खरीदोगे, लेट्स इमेजिन कि कोई असेट्स आप खरीदोगे, मशीन खरीदे, तो मशीन खरीदे तो मशीन के लिए परचेजेज वर्ड यूज नहीं करोगे, मशीन के लिए मशीन अकाउंट डेबिट करोगे। फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे। मतलब कि गुड्स जब परचेज किए हैं तो उसके लिए परचेजेज वर्ड, और एसेट्स जब परचेज किए हैं तो उसके लिए जो एसेट्स खरीदेंगे उसका नाम। ठीक है बच्चे,
द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। याद रखना, जब भी मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, जर्नल करूंगा, तो बिजनेस के बुक्स में जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज करते हैं। परचेजेज, गुड्स, परचेजेज इंडिकेट कर रहा है कि गुड्स खरीदा गया है, ठीक ना। जबकि कोई एसेट्स खरीदोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो जो एसेट्स खरीदोगे उसका नाम अलग से लिखोगे, बट गुड्स खरीदोगे तो परचेजेज, ठीक है। ओके, परचेजेज आर टू टाइप्स। बच्चे परचेजेज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कैश परचेजेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेजेज। अगर हम गुड्स कैश में खरीदते हैं, अगर हम गुड्स कैश में खरीदे तो उसको कैश परचेजेज कहते हैं, और गुड्स हम उधार में खरीदे उसको क्रेडिट परचेजेज कहते हैं, ठीक ना। तो परचेजेज मैंने बता दिया, परचेजेज क्या होता है, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज करते हैं। Purchases are two types, cash purchase and credit purchase. Purchases are two types, cash purchase and credit purchase. जब गुड्स कैश में खरीदेंगे उसको कैश परचेज कहते हैं, और उधार में खरीदेंगे तो उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बच्चे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे कि जब जो गुड्स मैंने परचेज किया, एज अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा हूँ, जो गुड्स मैंने परचेज किया किसी कारण से मैंने वो अपने सप्लायर को वापस कर दिया। जब परचेज किया हुआ सामान हम वापस कर देते हैं उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। क्यों सर वापस कर दिए? कोई भी रीजन हो सकता है सामान डिफेक्टिव हो सकता है सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है लेट डिलीवर्ड हुआ हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वॉट एवर वी परचेज अर्लियर, when we return it to our supplier, that is called purchase return। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, आपने कभी ऑनलाइन सामान खरीदा है फ्लिपकार्ट, अमेजन से? तो कहोगे हाँ सर खरीदे हैं, आज तो उसी का मार्केट चलता है। तो जब आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो कई बार आप सामान वापस करते हो कि सर लेट आया है, शादी के लिए शेरवानी ऑर्डर किए, शादी हो गया तो शेरवानी आया, तो क्या करोगे, एनिवर्सरी के लिए रखोगे? नहीं सर, वापस कर देंगे। तो या मान लो कोई बिजनेसमैन है जो सीजनल प्रोडक्ट में डील करता है, उसने अपने सप्लायर को ऑर्डर किया था सामान भेजने के लिए, सीजन बीत गया तो सामान आया, तो क्या करेगा रख के? अगले सीजन तक तो रखेगा नहीं, स्टॉक ब्लॉक हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो ऑनलाइन सामान खरीदते तो कई बार रिटर्न करते हो कि लेट आया है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, क्वालिटी अच्छा नहीं है, डैमेज प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो जब परचेज किया हुआ गुड्स मैं अपने सप्लायर को वापस करता हूं तो उसे परचेज रिटर्न कहता हूं। देखिए, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। जब जो गुड्स हमने परचेज किया है अपने सप्लायर को रिटर्न करेंगे उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। ध्यान रखना बच्चे, परचेज रिटर्न में रिटर्न जो है गुड्स वो बिजनेस के आउटसाइड जा रहा है। जैसे बिजनेस में गुड्स था, हम रिटर्न कर रहे हैं तो बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। मतलब परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नेट परचेज कैसे निकलता है? परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न। बच्चे, नेट परचेज निकालने का फॉर्मूला होता है परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न। लेट्स इमेजिन कि हमने साल में 10 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, 10 लाख का गुड्स खरीदा और 2 लाख का गुड्स वापस कर दिए, तो नेट परचेज कितना हो जाएगा? 8 लाख। कैसे निकाले? परचेज में से परचेज रिटर्न क्या कर दिए? माइनस। तो जब हम परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं वी गेट नेट परचेजेज। आई होप क्लियर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? परचेज रिटर्न मैंने बता दिया कि जब जो गुड्स हमने परचेज किया अपने सप्लायर को वापस करते हैं उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नेट परचेज निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म बच्चे है आपका सेल्स। नेक्स्ट टर्म बच्चे आपका है सेल्स। सेल्स क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज वर्ड यूज करते हैं, सेम इसी तरह से जब हम गुड्स बेचते हैं तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं। गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज और बेचते हैं तो सेल्स। द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। जैसे जब जर्नल एंट्री करोगे ना तो गुड्स खरीदे थे तो परचेज डेबिट के थे, ऐसे ही जब गुड्स बेचोगे तो टू सेल्स अकाउंट लिखोगे। मतलब कि जब टू लगा के कोई चीज लिखे जर्नल में इसका मतलब वो क्रेडिट में है, ठीक ना। तो हम वो सब अभी क्रेडिट डेबिट नहीं समझा रहे हैं, बस हम इतना समझा रहे हैं कि गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे, ठीक ना।
नॉट द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जबकि आप कोई एसेट्स बेचोगे तो एसेट्स बेचोगे, जो एसेट्स बेचोगे उसका नाम लिखोगे, बट गुड्स बेचोगे तो सेल्स वर्ड यूज करोगे। सेल्स आर टू टाइप्स, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। सेल भी बच्चे दो तरह का होता है, एक कैश सेल और दूसरा क्रेडिट सेल। अगर हमने गुड्स कैश में बेचा, मतलब गुड्स दिया और पैसा लिया, दिस इज कैश सेल। हमने गुड्स किसी को दिया बट अभी पैसा नहीं लिए उससे, दैट इज क्रेडिट सेल। और जिसको क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे, रिप्लाई करिए। जिसको गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं उसे डेटर कहते हैं। और जिससे क्रेडिट परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। नेक्स्ट टर्म है बच्चे आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, जैसे परचेज रिटर्न अभी बताए थे ना कि जो गुड्स हमने खरीदा हमने अपने सप्लायर को वापस कर दिया, उसे परचेज रिटर्न। ऐसे ही जो गुड्स मैंने कस्टमर को बेचा और कस्टमर मुझे वापस कर दे, जो गुड्स मैंने कस्टमर को बेचा और कस्टमर मुझे वापस कर दे, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। बेचा हुआ सामान कस्टमर वापस कर दे, बेचा हुआ सामान कस्टमर वापस कर दे, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक ना। तो जब बेचा हुआ सामान कस्टमर वापस कर देगा उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्यों कस्टमर वापस करेगा, कोई भी रीजन हो सकता है कि हमने कस्टमर को लेट सामान दिया हो, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं दिए हैं, कोई भी वजह हो सकता है। तो बेचा हुआ सामान कस्टमर वापस कर देगा उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। देखिए, व्हेन गुड्स ऑलरेडी सोल्ड टू कस्टमर आर रिटर्न बाय हिम इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हम कस्टमर को ऑलरेडी बेच चुके हैं, जो गुड्स हम कस्टमर को ऑलरेडी बेच चुके हैं, कस्टमर मुझे वापस कर दिया, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक ना। द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड टू कस्टमर व्हेन रिटर्न बाय हिम इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हम कस्टमर को बेचे थे और कस्टमर मुझे वापस कर दे, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न को बच्चे रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब कस्टमर हमें वापस करेगा गुड्स तो बिजनेस के इनसाइड गुड्स आ रहा है, इसलिए उसे रिटर्न इनवार्ड। याद रखना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड, ठीक ना, क्योंकि बिजनेस के इनसाइड रिटर्न आ रहा है। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जैसे मान लो बच्चे हमने 8 लाख का गुड्स सेल किया, इसमें से 1 लाख का गुड्स कस्टमर वापस कर दिया, तो नेट सेल्स कितना हो गया, 7 लाख। क्योंकि सर 8 लाख का आपने बेचा और 1 लाख का कस्टमर आपको वापस ही कर दिया, तो नेट सेल्स 7 लाख। सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे, नेट सेल्स निकल जाएगा, ठीक है ना। सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे, नेट सेल्स निकल जाएगा। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? अच्छा, ठीक है, ओके। बच्चे अभी हम देखिए कि मेरे पिछले वीडियो पे व्यू बहुत ज़्यादा गया, बट उतना लाइक नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन था। इसका मतलब आप लोग लेक्चर देखते हो और लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ कर दिया करो बच्चे, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। हम टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए। आप लाइक और कमेंट करते हो, हम कहते हैं कमेंट ना भी करो तो चलेगा, लेकिन लाइक जरूर किया करो, है ना, क्योंकि आपका लाइक हमें मनोबल देता है कि हाँ बच्चे हमारे चाहने वाले हैं, मेरे सेशन को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि व्यू जा रहा है और लाइक नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, शेयर कर दिया करो, लाइक करके अपने जो 4-5 दोस्त हैं जो कॉमर्स लिए हैं उन तक शेयर कर दिया करो कि भैया कॉमर्स का बेस्ट यूट्यूब पे चैनल है गुडविल एडुकेयर। उसको बताओ कि प्लेलिस्ट में जाइए, 11th अकाउंटेंसी 24-25 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है फोल्डर, उसमें जाके लेक्चर डेली अपलोड होता है, जाके देखा करें, ठीक ना। बताया कीजिए अपने दोस्तों को, और अधिक से अधिक लोग जब देखेंगे ना तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अधिक से अधिक कंटेंट लाएंगे, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको देंगे। तो प्लीज आप लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो का लाइक सबसे ज्यादा आएगा। नेक्स्ट टर्म है बच्चे हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक समझो बच्चे। द गुड्स विच वाज परचेज्ड अर्लियर फॉर सेल, जो गुड्स हम सेल के लिए खरीदे थे, बेचने के लिए खरीदे थे, एंड रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के
अंत में अनसोल्ड है, बिक नहीं पाया। तो जो गुड्स हम बेचने के लिए खरीदे थे और बिक नहीं पाया, साल के अंत में अनसोल्ड है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक इंक्लूड्स all those goods which are purchased for reselling, जिसको हम बेचने के लिए खरीदे थे, and which are lying unsold at the end of accounting period is called stock। जो गुड्स हम रीसेलिंग के लिए खरीदे थे, बेचने के लिए खरीदे थे और साल के अंत में अनसोल्ड है, बिक नहीं पाया, उसे स्टॉक कहते हैं। बच्चे, ये स्टॉक जो होता है ना, दो तरीके का होता है। एक साल के अंत में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जो 31 मार्च को जब आपका सेशन क्लोज हो रहा है, उस दिन जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब सेशन 31 मार्च को क्लोज हुआ तो फिर 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होगा, तो ये क्लोजिंग फिर 1 अप्रैल को क्या बन गया? कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब समझ में आ गया, जो गुड्स साल के अंत में अनसोल्ड है, जो बिक नहीं पाया, उसको स्टॉक कहते हैं। इस सेशन के एंड के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक, और इस सेशन का क्लोजिंग अगले सेशन के 1 तारीख को क्या बन जाएगा? ओपनिंग। इस सेशन का क्लोजिंग अगले सेशन के 1 तारीख को ओपनिंग। अब बच्चे, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, ये 4 तरीके से हो सकता है, 4 फॉर्म में हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है। एक तो इन्वेंट्री मतलब वही गुड्स स्टॉक, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है। रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, जैसे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है 4 तरीके का हो सकता है। एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में, दैट इज सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के टर्म में हो सकता है, और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चारों में अंतर समझिएगा। जैसे मान लो इस टी शर्ट के लिए कॉटन हो गया रॉ मटेरियल, थ्रेड्स हो गए वर्क इन प्रोग्रेस, कपड़ा बन गया वो भी वर्क इन प्रोग्रेस, टी शर्ट बन गया फिनिश गुड्स। और स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स में क्या अंतर है? कुछ सामान हम खरीदते हैं बना बनाया ट्रेडिंग करने के लिए, उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। जैसे समझो, एक मिठाई के दुकानदार के यहाँ दूध, चीनी रॉ मटेरियल हो गया मिठाई के पर्पज से। कोई मिठाई बना के बेचता है तो दूध चीनी उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। छेना बन गया, दूध से छेना बन गया वर्क इन प्रोग्रेस। मिठाई बन गया फिनिश गुड्स। और स्टॉक इन ट्रेड, वो मिठाई का दुकानदार कुछ मिठाई खरीदता है बना बनाया बेचने के लिए। जैसे जो ही नहीं कि उसके दुकान के काउंटर से जितना मिठाई बन रहे हैं, बिक रहे हैं, वो सारा वहीं बने। कुछ वो बनाया है, कुछ रेडीमेड खरीदा है बस बेचने के लिए, काउंटर सेल करने के लिए। तो जो काउंटर से सेल करने के लिए खरीदा था, अब वो बचा रह गया, उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। तो मतलब कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक 4 तरीके का हो सकता है। रॉ मटेरियल के फॉर्म में, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है बच्चे रीबेट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। रीबेट जो होता है ना, ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही है, बट अंतर इतना होता है कि डिस्काउंट नॉर्मली परसेंटेज फॉर्म में दिया जाता है और रीबेट अमाउंट के फॉर्म में। डिस्काउंट नॉर्मली परसेंटेज फॉर्म में दिया जाता है और रीबेट अमाउंट के फॉर्म में दिया जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्म में और रीबेट अमाउंट के फॉर्म में, ठीक है। तो लेकिन रीबेट क्यों देते हैं सर? अभी तो हमने को ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पढ़ाएं, इसके बाद भी रीबेट, ये इतना तरह का डिस्काउंट क्या है? देखो, हमने बताया था ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग, कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, एंड रीबेट जो होता है इट इज एन अलाउंस, इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन बाय द सेलर टू द बायर। व्हाई क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब गुड्स पुअर क्वालिटी का होगा तो रीबेट दिया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बच्चे ये देखो, ये एक बुक है, ठीक ना, और आप देख रहे होगे इस बुक का ये पोर्शन चूहा कुतल दिया है, तो दुकानदार से हम ऐसा ही खरीदे, ठीक ना। तो जब दुकानदार कोई किताब फटी हुई थी, चूहा कुतल दिया, तो इस बुक का दाम अगर 100 रुपया है तो उसने हमें क्या किया, 30 रुपया कम कर दिया। भैया सामान खराब है, 30 रुपया कम कर देते हैं। तो जब सामान की क्वालिटी खराब था,
डैमेज था, पुअर क्वालिटी था, उसकी वजह से जो हमें वो छूट देगा उसे रीबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीबेट। देखिए, इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द बायर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब गुड्स बेच दिया गया है उसके बाद छूट, हम घर पे आए बोले भैया देखिए खराब किताब दे दिए आप, चूहा कुतर दिया है ना भैया, ये टी शर्ट फटा हुआ था, तो कहेगा चलिए 100 रुपये कम कर देते हैं। वो जो अमाउंट कम किया मनी के टर्म में एग्जैक्ट, दैट इज रीबेट। इट इज अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा ये होता है। इट इज गिवन ड्यू टू पुअर क्वालिटी। ये क्यों देते हैं बच्चे? पुअर क्वालिटी की वजह से, उसे रीबेट कहते हैं। ठीक ना? नेक्स्ट है बच्चे आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने सुना होगा कि आप दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो कंपनी में, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये कहते हैं इट मीन्स मनी हैज इन्वेस्टेड बाय द कंपनी in the shares or debenture of other companies with the intention of earning return। जैसे कि हम दूसरे कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, किस लिए? रिटर्न अर्न करने के लिए, कि हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस पर हमें रिटर्न मिलेगा, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हम दूसरे कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? इन्वेस्टमेंट। समझ गए बात ना, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करने का पीछे मेन मोटिव क्या होता है कि हमें बदले में अर्निंग मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा कंपनी से। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है बच्चे? कॉस्ट क्या होता है? कभी भी हम गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज के बदले में जो पेमेंट करते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। जैसे आप हमसे सर्विस लेते हो, बदले में हमें पेमेंट देते हो, तो आपने सर्विस के बदले में जो पेमेंट हमें दिया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ माय सर्विस। हमने ये टी शर्ट खरीदा, बदले में हमने जो दुकानदार को पेमेंट किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस टी शर्ट। हमने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, बदले में जो हमने पेमेंट किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड। कॉस्ट मीन्स इट इज द पेमेंट मेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में, मतलब कि हमने गुड्स लिया, सर्विस लिया, बदले में जो पैसा दिया, गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में जो पेमेंट किए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज। ठीक ना? कॉस्ट का मतलब पेमेंट मेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो कहते हो ना भैया इसका कॉस्ट क्या है? तो दुकान पे जब सामान खरीदते हो और पूछते हो कॉस्ट क्या है, तो वही मतलब कि एक्सचेंज में जो पेमेंट आप दोगे उसी को कॉस्ट कहते हैं। ठीक ना? 2-4 टर्म और बचा हुआ है, बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है और लगातार देख रहे हैं, और हम बोले थे आपको कि लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे क्या करता है? मोटिवेट करता है। मैंने बताया ना, मोटिवेट करता है। मेरे मोटिवेशन का और कोई जरिया नहीं है, बस आपका लाइक और शेयर। कि आप शेयर कर दोगे तो लिखा जाता है कि ये स्टूडेंट आपका वीडियो शेयर किया है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चा मेरा वीडियो शेयर कर रहा है। लाइक कर देते हो तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मोटिवेट करो हमें, हम आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ा के, कॉमर्स के अच्छे अच्छे कंटेंट देके, तो आप मुझे मोटिवेट करो। ठीक ना? मैंने कॉस्ट बता दिया ना कि गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में जो पेमेंट करते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट बच्चे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब आप सब कहोगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी दो तरह के होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसको परफॉर्म करने के पीछे मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना। जैसे हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, बदले में होता है मनी अर्न करना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक ना। बट वही हम घर पे किसी को पढ़ाते हैं, उससे पैसा नहीं लेते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेम वर्क में भी इकोनॉमिक, सेम वर्क में भी नॉन इकोनॉमिक, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, कि क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, मनी अर्न करने के लिए कि विदाउट मनी अर्न करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसके पीछे मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना, और बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, जैसे कि रेंट पेड, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ये सब क्या है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, समझ में आ गया ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। जो हम परफॉर्म करते हैं मनी अर्न करने के लिए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। एग्जांपल है रेंट पेड, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ये क्या है बिजनेस के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है बच्चे? इट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन का जो कंसिक्वेंस होता है, परिणाम होता है, उसको हम इवेंट कहते हैं। इवेंट मीन्स इट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंट। बच्चे याद रखना, एन अकाउंट हैज टू साइड। किसी भी अकाउंट में दो साइड होता है। लेफ्ट साइड, जैसे ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक ना। जैसे आप पहले बोलते थे ना लेफ्ट साइड को LHS और राइट साइड को RHS, तो अब वो LHS और RHS आपका बन जाएगा डेबिट और क्रेडिट कॉमर्स में, जिसको लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? मूल्य में कमी। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्य में कमी। मूल्य में कमी। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रीसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू ग्रेजुअल यूज। कि बच्चे जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स लगातार यूज करेंगे तो लगातार यूज करने से उसका वैल्यू कम होता है। जैसे मान लो ये डिजिटल बोर्ड हम लगातार यूज कर रहे हैं, तो क्या आप बेचेंगे तो जितना में खरीदे उतना में बिकेगा? नहीं। ये कार आप देख रहे हो, ये कार अगर मान लो लगातार 2 साल से यूज हो रहा है, तो अब बेचेंगे तो क्या उतना ही प्राइस में बिकेगा?